हाँ बेटा ध्यान दीजिए, कल फ्रिक्शन का बेसिक आइडिया ले लिया था हम लोगों ने, ठीक है, सारा समझा दिया था मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, वो सारा मैंने आपको समझाया था। डायरेक्शंस कैसे निकालनी है वो एक बहुत बड़ा फील वाला चीज था, वो मैं आपको सारा समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजों से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, वैज है, ये जो सरफेस है उस सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्टैटिक μs है और काइनेटिक कितना है μk। ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, ये ब्लॉक इस पे अभी इस वेज पे जो है वो रेस्ट में रखा हुआ है। अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन यानी थीटा धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, थीटा में धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, तो आपको बोला है कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है कि ये स्मॉलर ब्लॉक इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, मुझे वो मैक्सिमम एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम होता है हमारा बेटा एफबीडी बनाना। मैंने हमेशा बोला इंक्लाइन प्लेन पे प्लस बना लो, काम आसान हो जाता है। देखिए mg लगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर, बॉडी की किधर नीचे खिसकने की टेंडेंसी होगी या ऊपर खिसकने की टेंडेंसी होगी, अरे नीचे खिसकने की टेंडेंसी होगी ना। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे आना चाहेगी, अंकित ध्यान दे, जब बॉडी ऊपर से नीचे आना चाहेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, उस पे पीछे की तरफ लगेगा क्या। तो भैया ये जो बॉडी है इस बॉडी पे फ्रिक्शन लगा, रेस्ट में है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं बोलूंगा मैं, यहां पे बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, पीछे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अभी देखें अगर मोशन होता तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होता, तो जो नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो मोशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो मुझे उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करना। याद है 4 पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में, किन फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है, जो मोशन के पैरेलल एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पे mg को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल हो गया, बहुत बार कर चुके क्या ये थीटा होगा क्या, तो ये mg है, इस mg का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin थीटा। आगे बात समझ में आया, समझ में आ रहा है। अभी क्या बॉडी रेस्ट में नहीं, mg sin थीटा किसके बराबर है, fs के बराबर है। अगर मैं थीटा बढ़ाता जाऊंगा तो sin थीटा बढ़ेगा क्या, अंकित भैया सबको समझ में आ रहा है, जितने भी लोग बैठे हैं सब, अगर मैं थीटा बढ़ा रहा हूं तो sin थीटा बढ़ेगा क्या, तो बॉडी को नीचे खींचने वाला एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा क्या, अरे बढ़ेगा, अरे थीटा बढ़ा रहा हूं तो mg sin थीटा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा तो इसके नीचे आने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, बट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करके रखेगा, इसे रोक के रखेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो Fs लग रहा है वो रोक रखा है इसे अभी तक, थीटा बढ़ा रहा हूं Fs भी बढ़ता जाएगा, मैंने ये बोला था, कल समझाया था। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कहां से कहां तक वर्क करता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, Fs मैक्स यानी μs into n, यानी sin थीटा बढ़ा रहा हूं, sin थीटा बढ़ रहा है, sin थीटा बढ़ रहा है, mg sin थीटा बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए Fs भी बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, जब तक Fs जो है वो Fs मैक्स नहीं हो जाता, वहीं तक रोक के रख सकता है। अगर यहाँ पे mg sin थीटा का वैल्यू इस Fs मैक्स से भी ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। परंतु एक पर्टिकुलर थीटा मैंने बोला, सपोज एट 5 बोल दूं क्या उसे मैं, सपोज मैं 5 बोल दूं, सपोज एट 5 एंगल पे जो Fs हो गया वो कितना हो चुका है बेटा, Fs मैक्स हो चुका है, तो इस 5 तक वो जो बॉडी है वो रेस्ट में रहने वाली है। तो देखिए उस कंडीशन में mg sin फाइ लगेगा नीचे, mg sin फाइ लगेगा नीचे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, Fs मैक्स, याद है क्या, तो ये हो जाएगा mg sin फाइ, Fs मैक्स कितना होता है बेटा इंटू n। क्या इस डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos फाइ, फाइ हो चुका है यहाँ पे, वो थीटा तो बीच का कुछ था, ठीक है। तो यहां पे mg sin फाइ इज इक्वल टू μs mg cos फाइ, एनी प्रॉब्लम, mg से mg कैंसिल, sin फाइ अपॉन cos फाइ कितना हो गया बेटा tan फाइ कितना हो गया μs, यानी फाइ जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स μs। यानी इस कंडीशन तक जो स्मॉलर ब्लॉक है
वो वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहने वाला है। समझ में आया इतना? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो बेटा, नहीं जल्दी उतारो इसे एक बार। अब सपोज मैंने आपका जो किस एंगल तक बॉडी रेस्ट में रहने वाली है, फाई थीटा फाई कुछ भी बोलो, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस तक बॉडी रेस्ट में रहने वाली है। अरे अगर मैंने एंगल को tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा कर दिया, क्या किया मैंने? एंगल को tan इनवर्स म्यू एस से ज्यादा क्या कर दिया, तो क्या बॉडी रेस्ट में रह पाएगी क्या? अरे बोलो, रेस्ट में नहीं रह पाएगी, यानी बॉडी फिसलती हुई नीचे आना स्टार्ट कर देगी। तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम ऊपर की तरफ लगा एफ के और बॉडी नीचे की तरफ आने लगी कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। आगे बात समझ में? तो उस टाइम हमारे एनएलएम की इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना बचेगा बेटा? मैंने बोला किसी पर्टिकुलर mg साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा? ma। mg साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू ma। तो यानी ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस एफ के का वैल्यू क्या होता है? म्यू एन, यानी म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू के, एन किसके बराबर होगा इस कंडीशन में? mg कॉस थीटा के बराबर होगा, इज इक्वल टू एम ए। एम कॉमन लेके कैंसिल, तो उस टाइम एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, इतने एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देगी। देखिए फिजिक्स की बाइबल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एक प्लैंक है, सुनिएगा, ये एक प्लैंक है। इस प्लैंक पे एक इंसान ही लग रहा है, थोड़ा पतला हो गया कोई बात नहीं, इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आया? प्लैंक और इंसान के बीच में कोई मोशन बुक ने नहीं बोला है, ठीक है। प्लैंक और जो अर्थ है, प्लैंक और जो ग्राउंड है, उसके बीच में उसने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना बोला है? म्यू, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग को इस टाइप से पुली सिस्टम से पास होती हुई प्लैंक से आगे जुड़ी हुई है, ठीक है। ये इस स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहा है, तो टेंशन जनरेट होगी। टेंशन जनरेट होगी तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगी। आइडियल मासलेस स्ट्रिंग तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, समझाया मैंने, ठीक है। तो इस प्लैंक पे जो टेंशन लगेगा किधर की तरफ लगेगा? आगे की तरफ। आगे बात समझ में? तो सवाल कह रहा है ये मैक्सिमम कितनी टेंशन लगा ले, ये मैक्सिमम कितनी टेंशन लगा ले कि ये प्लैंक आगे मोशन ना करे। ये मैक्सिमम कितनी टेंशन लगा ले कि ये प्लैंक आगे मोशन ना करे। सवाल में ये चीज गिवन है कि मैन और प्लैंक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, पहली चीज। और प्लैंक और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है म्यू, दूसरी चीज। देखिए बेटा, सवाल में ये अच्छे से बताया गया है कि जो प्लैंक और मैन है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। प्लैंक और जो मैन है उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इन दोनों बॉडीज को मैं सिंगल सिस्टम मान सकता हूं क्या? इन दोनों बॉडीज को मैं सिंगल सिस्टम मान सकता हूं क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन होता तो मेरे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती। आया समझ में? जब इन दोनों बॉडीज को मैंने सिंगल सिस्टम मान लिया तो बेसिकली कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी लगा नीचे, यस और नो? समझ में आया? और ग्राउंड ने ऊपर की तरफ इन पे लगाया नॉर्मल, पक्की बात है, ग्राउंड ने ऊपर की तरफ लगाया इन पे नॉर्मल। ये स्ट्रिंग पे इस टाइप से, ये स्ट्रिंग पे इस टाइप से टेंशन जनरेट हुई, ऑब्जेक्ट से आउटवर्ड टेंशन जनरेट होती है, और यहां पे स्ट्रिंग से आउटवर्ड टेंशन जनरेट हुई ऐसे। जैसे ये टेंशन प्लैंक को आगे खिसकाना चाहेगी, जैसे ये टेंशन प्लैंक को आगे खिसकाना चाहेगी, तो ऊपर वाली बॉडी जैसे ही आगे मूव होने लगेगी तो ऊपर वाली बॉडी फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है अभी Fs, टेंशन बढ़ा रहा हूं, टेंशन बढ़ा रहा हूं, Fs बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा? अरे जब तक Fs जो है वो म्यू एन के बराबर नहीं हो जाता। ना ना ना, हाँ तब तो खिसकने लग जाएगी ना, खिसकाना नहीं है ना मुझे। तो इतना टेंशन बढ़ा दिया है
कि फ्रिक्शन कितना हो चुका है, म्यू एन हो चुका है। आया समझ में? बॉडी रेस्ट में रहनी चाहिए, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, यानी वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, क्योंकि रेस्ट में है मोशन ना, मोशन है नहीं, बॉडी रेस्ट में है। तो ऊपर फोर्स कौन कौन से हैं? टेंशन ऊपर है और नॉर्मल ऊपर है, तो T प्लस एन, नीचे की तरफ फोर्स कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, राइटवर्ड फोर्स कितना है T, पीछे की तरफ फोर्स कितना है म्यू एन, तो T इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, म्यू एन, दिस इज द इक्वेशन 2। आपको क्या निकालना है, अरे टेंशन निकालना है ना, तो नॉर्मल का वैल्यू यहां से नॉर्मल कितना हो जाएगा, T बाय म्यू, T बाय म्यू को उठा के यहां डाल दूं क्या, नॉर्मल कितना हो जाएगा, T बाय म्यू को उठा के यहां डाल दूं, तो टेंशन एज इट इज, म्यू की जगह क्या डाला मैंने, T अपॉन म्यू इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। पक्की बात है, टेंशन कॉमन लिया मैंने, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाय म्यू, एलसीएम लिया तो म्यू प्लस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो यहां से टेंशन का वैल्यू आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m म्यू जी अपॉन म्यू प्लस 1, दिस इज द आंसर। समझ में आया बेटा अच्छे से? देखिए बेटा, सवाल कह रहा है कि ये मैं हूं, इतना पतला नहीं हूं मैं, फिर ठीक है, क्या कर रहा था, मकर संक्रांति पे छत पे पतंग उड़ा रहा था। अब मेरा घर क्या है, पुराने एरिया में है ना, तो मैं मकर संक्रांति पे घर में पतंग उड़ा रहा था, मैंने देखा दूर से पतंग कट के आ रही है, मैं उसको लूटने के लिए झाड़ उठाया और लूटने के लिए उसके पीछे भागा। होता है तुम्हारे गाँव मोहल्लों में ऐसा, पतंग लूटने के लिए लोग झाड़ पे डंडा बांध के, डंडे पे झाड़ा बांध के से लूटने में लगे होते हैं। तो मैं उसे देखते 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 डोली पे चढ़ गया। क्या हुआ, मैं देखते देखते जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है थोड़ी ऊंची, 3 फीट की, उस पर चढ़ गया। अरे आ रही है, पकड़ते पकड़ते मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं धड़ाम से नीचे। अरे खुशकिस्मती भी रही मेरी कि मेरे घर और बगल वाले घर के बीच में 1.5 फीट का गैप था, सपोज बीच में पतली सी गली थी, ठीक है, तो मैं उस गली में गिरता जा रहा हूं, इधर भी दीवार है उधर भी दीवार है। अब मैं तो फिजिक्स का मास्टर है ना, अब मैंने सोचा कि जीवन को कैसे बचाया जाए, तो मैंने क्या किया, मेरी बॉडी के कुछ पार्ट को यहां पे दम लगा के और कुछ पार्ट को आगे दम लगा के दोनों दीवारों को प्रेस किया। आगे वाली दीवार को भी प्रेस कर रहा हूं तो पीछे वाली दीवार भी प्रेस हो रही है, आगे बात समझ में, और दोनों दीवारें मुझ पे फ्रिक्शन लगा रही है और मैं दोनों दीवारों से रगड़ता हुआ नीचे आ रहा हूं, आई बात समझ में? तो मुझे 2 चीजें निकालनी है, मुझे क्या 2 चीजें निकालनी है, सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि अगर दोनों दीवारों का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और जो मेरा जो मास है वो m है, तो मैं दोनों दीवारों को कितने फोर्स से प्रेस करूं कि मैं बच जाऊं, मैं दोनों दीवारों को कितने फोर्स से प्रेस करूं कि मैं बच जाऊं। पहली चीज, अरे म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है लल्ला, कितने फोर्स से प्रेस करूं कि मैं बच जाऊं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मैंने इस दीवार को जितने फोर्स से प्रेस किया इस दीवार को भी उतने फोर्स से प्रेस करूंगा क्या दोनों फोर्सेस बराबर होंगे क्या, मुझे ये भी बताना है। सवाल समझ में आया, क्या कह रहा है सवाल, दिमाग लगाओ, 2 मिनट देता हूं थोड़े से। देखो बेटा, तो अभी यहाँ पे मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो गया है, तो मैं जितना भी फिजिक्स जानता था उतना सारा लगा दिया, भगवान को याद किया कि हे भगवान इस बार बचा ले, अगली बार दीवार पे नहीं कूदूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सामने वाली दीवार को जोर से प्रेस किया, तो सामने वाली दीवार पे मैंने नॉर्मल रिएक्शन लगाया, कांटेक्ट फोर्स N1, आई बात समझ में, और मेरे शरीर के पश्च भाग से इधर फोर्स लगा N2, ऐसा मैंने माना, इधर लगा N1 उधर लगा N2, आगे बात समझ में। अरे एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, कौन बोले हैं, न्यूटन बाबा बोले हैं हमारे। तो N2 इधर लगा तो ये वॉल भी क्या N2 इधर लगाएगी और ये वाली वॉल जो है वो N1 इधर लगाएगी। ठीक है, अभी मैं ऐसे घिसटता हुआ नीचे आ रहा हूं, तो इस बॉडी के इस पार्ट पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा क्या, और कितना लगेगा, म्यू N2 लगेगा क्या, है ना। अरे ऐसे रगड़ते हुए आप नीचे आओगे, सोचो ऐसे रगड़ते हुए नीचे आ रहे हो तो हाथ पे फ्रिक्शन कितना लगा, ऊपर लगा ना,
और आगे वाले पार्ट में फ्रिक्शन कितना लगा, उस पर भी ऊपर लगा और कितना लगा म्यू n1। आगे बात समझ में? हाँ म्यू के होता है, म्यू के म्यू बोला हुआ है, हर बार नहीं बोलेगा वो सिर्फ म्यू देके काम चलाएगा। आई बात समझ में? और मेरा mg कितना लग रहा है, क्या हो रहा है ये येलो चौक को, जो mg है वो मेरा नीचे है, ठीक है। अगर मैं रुक जाता हूं, रुकने से पहले एक चीज और समझ लो। अब एक बात बताओ, n2 लग रहा है इधर और n1 लग रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्या मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन है? क्या मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है। सपोज मेरा n1 ज्यादा होता और n2 कम होता तो मैं ये वाली दीवार में होल्ड करके इधर कूद जाता, और सपोज यहां पे कोई किसी ब्यूटीफुल लड़की का बेडरूम होता तो मैं तो जेल में। तो ऐसे काम हम नहीं करेंगे। तो अगर n1 ज्यादा होता तो मैं ये दीवार तोड़ के इस वाले घर में कूदता। अरे कुछ नहीं होता, मेरा खुद का घर है ये घर तो मेरा है ना। हाँ n2 ज्यादा होता तो शायद ऐसा हो जाता। तो ना तो मैं उस घर की दीवार तोड़ के उधर कूद रहा हूं, ना इस घर की दीवार तोड़ के इधर जा रहा हूं। तो यानी n1, ये मुझे चीज समझ में आती है कि जो n1 है वो n2 के बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन मेरा नहीं है। आया समझ में? अब अगर मैं भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के रहमो करम से अगर बच जाता हूं तो म्यू n1 प्लस म्यू n2 किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए क्या? ठीक है, म्यू n1 प्लस म्यू n2 किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। और n1 इक्वल टू n2 क्या है? n है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू n इज इक्वल टू mg। तो यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन मेरा आ गया, वहां से फोर्स जो आ गया वो आ गया mg बाय 2 म्यू। दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था।